नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेटा जी आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित उत्साह और अट नहीं रही है कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बनता है इसमें, बादलों को बच्चों की कल्पनाओं के समान क्यों कहा गया है? ठीक है, क्योंकि बाल कल्पना कैसे पाले, अभी कविता में आपने सीखा होगा बाल कल्पना कैसे पाले। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि बादलों को बच्चों की कल्पनाओं के समान क्यों कहा है। तो बादलों को बच्चों की कल्पनाओं के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे भी कोमल होते हैं मन से, और बादल भी कैसे हैं, कोमल हैं, यानी स्निग्ध हैं, चिकने हैं। ठीक है, विस्तृत हैं, यानी बहुत जगह पर फैले हुए हैं, और उन्हीं की कल्पनाओं की भांति, किनकी, बच्चों की कल्पनाओं की भांति विस्तृत है, क्योंकि बच्चे भी बहुत कल्पनाएं करते हैं, बहुत सारी बातों के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही बादल भी बहुत विस्तृत हैं, घने हैं, फैलाव भरे हैं और काले हैं। कैसे काले हैं? जैसे बच्चों के सिर पर घुंघराले बाल होते हैं। तो इसीलिए बादलों को बच्चों की कल्पनाओं के समान माना गया है। समझ में आ गया? दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के लोगों की बेचैनी का कारण क्या है? यानी पृथ्वी पर लोग बेचैन हैं, तो उनकी बेचैनी का कारण क्या है? ठीक है, तो इसे मिटाने के लिए कवि ने किससे एवं क्यों निवेदन किया? तो पृथ्वी पर लोगों की बेचैनी का कारण है अधिक गर्मी होना, सूर्य की तपती हुई तेज धूप। ठीक है, यानी गर्मी है, तो कवि ने इससे निपटने के लिए मेघों से, बादलों से निवेदन किया है। क्यों? क्योंकि बादल बरसकर इस पृथ्वी को शीतलता प्रदान करेंगे और लोगों को जो उनके मन में बेचैनी है उस बेचैनी से शांति मिलेगी। इसीलिए कवि ने बादलों से आह्वान किया है और उनकी शांति के लिए किया है, लोगों की शांति के लिए किया है। ये बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट प्रश्न है, उत्साह कविता में नव जीवन वाले किसे कहा है और क्यों कहा है? तो उत्साह कविता में नव जीवन वाले कवि को भी कहा है और बादलों को भी कहा है। कवियों को इसलिए कहा है क्योंकि वो चेतना से पूर्ण काव्य की रचना करने वाले होते हैं। चेतना से पूर्ण से मतलब लोगों के मन में चेतना जागृत करते हैं किसी भी विषय से संबंधित कविता लिखकर। और बादलों को इसलिए कहा है क्योंकि बादल बरसकर लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं, कि मानो किसान है, फसल सूख जाती है, बरसते हैं तो खेतों को पानी मिलता है, गर्मी है तो गर्मी से बरसकर वो शीतलता प्रदान करती है। तो कवि और बादलों दोनों के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट प्रश्न है कि इस कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? यानी बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कि पहला है पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला। यानी कैसा है बादल? कि जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। दूसरा परोपकारी माना गया है, क्योंकि परोपकारी कैसे है कि बेचारा दूसरों के उपकार के लिए ही बरसता है। बादल को बरसकर फायदा क्या है? बल्कि बरसाकर पानी वह लोगों की प्यास शांत करता है, धरती की प्यास बुझाता है, किसानों को नया जीवन देता है और गर्मी से सबको राहत देता है। इसलिए परोपकारी है। क्रांतिकारी, उत्साह का संचार करता है। क्रांतिकारी क्यों है? क्योंकि जब बादल गरजता है उसकी गर्जन से मानो मन में एक चेतना जागृत होती है, जिसे क्रांतिकारी इन्होंने बोला है बादल को, कि बादल क्रांतिकारी भी है। ठीक है, क्रांतिकारी के अर्थ में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कि वह लोगों के मन में चेतना जागृत करता है। दूसरा, उत्साह का संचार करता है, कि जैसे ही आकाश में बादल आते हैं सबके मन खुशियों से भर जाते हैं। जैसे कि पशु भी और पक्षी भी सारे खुश हो जाते हैं। पक्षियों को देखो आप, एक पक्षी तो ऐसा है कि जो सिर्फ बादल द्वारा गिराया हुआ जल ही ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कंठ है उसमें छिद्र होता है, अगर वो चोंच से पानी पिएगा भी तो वो नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, तो जब बादल बरसते हैं वो चोंच अपनी ऊपर खोल के रखता है और पानी उसके मुंह में जाता है। यानी जो पक्षी हैं उन तक के मन में उत्साह का संचार करता है, मनुष्यों के तो करता ही है। तो ये बात समझ में आ गई, किन किन अर्थों में प्रयोग हुआ है? उत्साह का संचार करने वाले के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में, परोपकारी के रूप में और पीड़ित व्यक्तियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले के रूप में। ये समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट प्रश्न है,
कवि ने बादलों को क्या क्या कहा है और क्यों कहा है? क्या क्या कहा है कवि ने बादलों को? कि बाल कल्पना, ठीक है, दूसरा नव जीवन वाले, और तीसरा फिर अज्ञात दिशा से आए हुए, और चौथा क्या बोला है? अनंत, यानी संख्या निश्चित नहीं है जिनकी, और फिर उसके आगे बोला विध्वंस के प्रतीक। ठीक है, तो ये बादलों के लिए प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि इन सब के माने यह सब करके बादल अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि उनके अंदर सामर्थ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट पा रही हैं? ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया कि कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट पा रही हैं? क्योंकि जादू इतना ज्यादा मानो प्रकृति का कवि के ऊपर हो गया है कि उसके सौंदर्य से वह अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। यानी ना तो उनके मन में समा रहा है, न तन में समा रहा है, और ना ही वह अपनी आंखों को उनसे हटा पा रहे हैं। ठीक है, जादू के कारण, मंत्र मुग्ध के कारण, प्रकृति की खूबसूरती के कारण। ये बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट प्रश्न बनता है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? यानी कवि ने ये कविता फागुन की खूबसूरती की चर्चा करके ही क्यों लिखी? कोई और भी हो सकती थी, लेकिन बाकी ऋतुओं से कुछ तो फागुन में भिन्न होता होगा, तभी उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो ऐसा क्या भिन्न होता है, ये प्रश्न बनता है, जो बाकी ऋतुओं से अलग है। ठीक है, तो अलग है कि जो प्रकृति है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, यानी पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, आगे जो सुगंधित हवा चलने लगती है। सुगंधित हवा से मतलब क्या है? जब फूल खिलते हैं और कहीं हवा चलती है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है, जिसको हम सुगंधित हवा के रूप में मानने लगते हैं। ठीक है, और कोयल का मधुर गान मानो हमें सुनने को मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि जब चारों तरफ हरियाली होती है, फूल खिलते हैं, मंद मंद हवा चलती है, तो कोयल भी अपना गीत गुनगुनाने लगती है, वह मधुर आवाज भी हमें सुनने को मिलती है। तो यह सब परिवर्तन होता है बाकी ऋतुओं से भिन्नता का, किसमें? फागुन में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न वो हैं जो हमेशा अक्सर देखे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में इस वाली कविता से। तो मुझे आशा है आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।